मैंने सड़क से अभी निस्फ फासला ही तय किया था कि मेरी छठी हिस्स जाग उठी। मुझे लगा कोई गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रहा है। मैंने पिस्तौल सीधा करते हुए तेजी से पलट कर देखा। मैं गोली चलाने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे दूर या पास कोई अपने ताकुब में आता दिखाई न दिया। ताहम मैं इन संगीन हालात में छठी हिस्स के इशारे को महज वहम समझकर नजरअंदाज करने का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता था। मैंने एक बार फिर गहरी नजरों से आसपास का जायजा लिया, मगर मुझे कोई दिखाई न दिया। मजबूरन मैं मुसलसल चारों तरफ का जायजा लेते हुए दोबारा जीप की तरफ बढ़ने लगा। जीप का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठने तक कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा न हुआ तो मेरे आसाब का खिंचाव कुछ कम हुआ। मैंने स्टेन गन अपने पहलू वाली नशिस्त पर रखी और जीप के इग्निशन में चाबी घुमाई। अगले ही सानिये में इंजन जाग उठा। मैं जीप रिवर्स गियर में डालकर सड़क की तरफ ले जाने ही वाला था कि एक जोरदार धमाका गूंजा और उसके साथ ही जीप के बोनट पर बड़े बड़े छेद पड़ गए। साथ ही उचट कर आने वाले धाती टुकड़ों से विंडशील्ड चटक गई। इससे पहले कि सूरत हाल समझ पाता एक और धमाका गूंजा और उसके साथ ही जीप का बोनट बिल्कुल उधड़ गया और विंडशील्ड पर मकड़ी के जालों जैसी लकीरें खिंच गईं। मुझे सामने कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अचानक उफ्ताद से मुझे शदीद आसाबी झटका लगा। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि मुझे समझने में कई लम्हे लग गए। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती ही कहूंगा कि शॉटगन से फायरिंग करने वाला शायद अपनी कार्रवाई का नतीजा जांचने के लिए कुछ ठहर गया और मुझे खुद को विंडशील्ड से नीचे झुकाने का मौका मिल गया, वरना निशाना मजीद दुरुस्त करके यके बाद दीगरे चलाए जाने वाले अगले दोनों कारतूसों के छर्रे जीप की विंडशील्ड के परखचे उड़ाने के साथ साथ मेरा जिस्म भी छलनी कर डालते। जीप की अगली नशिस्तों पर पहलू के बल लगभग मुकम्मल तराज हालत में उस लम्हे शीशे के टुकड़ों की बारिश के दरमियान मेरे जहन में एक ही नाम चकरा रहा था, शांतुराम। खुदा जाने वो पीछे यहाँ आया था या पहले से आसपास कहीं मौजूद था और मुझे आता देखकर कहीं छुप गया था। बहरहाल ये बात यकीनी थी कि उसने मुझे अपनी जीप यहाँ खड़ी करते देख लिया था और मुझे शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठने का फैसला कर लिया था। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि ये शॉटगन कहाँ से उसके हत्थे चढ़ी होगी। ये शांतुराम की अपनी शिकारगाह थी। अपना इरादा बांधने के बाद सीधा असलहा खाने गया होगा और पसंद की गन उठा लाया होगा। मैं अभी इतना सोच ही पाया था कि वक्फे वक्फे से मजीद 2 फायर हुए। कारतूसों के छर्रों ने इस बार जीप की कैनवस की छत के चीथड़े उड़ा दिए। शॉटगन जैसे तबाहकुन हथियार से बरसने वाले हलाकत खेज छर्रों से मेरे अब तक बचे रहने में मेरी खुशबख्ती के साथ साथ गोलियां बरसाने के जाविये का भी अमल दखल था। जीप की छत छलनी होने से मैं अंदाजा लगा सकता था कि शांतुराम सामने किसी ऊंची जगह पर घात लगाए बैठा है। अगर वो जीप के दाएं या बाएं तरफ से फायरिंग कर रहा होता तो कब का मेरा काम तमाम हो चुका होता। तभी मुझे खतरे का शदीद एहसास हुआ। शांतु की नालायकी या अपनी खुशकिस्मती की वजह से मैं अब तक तो छलनी होने से बचा हुआ हूँ। मजीद चलाए हुए कारतूस शायद ज्यादा दुरुस्त निशाने पर लगें और मेरा काम तमाम कर डालें। खैरियत इसी में है कि मैं जीप यहाँ से भगा ले जाऊं। जीप की विंडशील्ड पर खिंची अनगिनत आड़ी तिरछी लकीरों की वजह से मुझे सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा मुझे अंधाधुंध फरार का रास्ता ढूंढना था और उसकी बेहतरीन सूरत ये थी कि मैं जीप को रिवर्स में भगा ले जाऊं। मैं जल्दी से उठा और फौरन जीप रिवर्स गियर में डालकर एक्सेलरेटर दबा दिया। जीप पीछे हटने लगी, मगर ऐन उसी वक्त एक और फायर हुआ और पैसेंजर साइड वाली विंडशील्ड के परखचे उड़ गए। मेरा दिल धक से रह गया। अब मेरी तरफ वाली विंडशील्ड पर फायर होने की देर है, फिर मेरा काम तमाम होना यकीनी है। मैं खा कितनी भी तेजी से जीप रिवर्स करूं, मेरे पास शायद लम्हा भर की भी मोहलत नहीं है। जीप पीछे हट रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा दिल धड़क रहा था। गोलियों की बारिश बस अब हुई कि हुई, मगर हैरत अंगेज तौर पर उस अकेले फायर के बाद कोई गोली न चली। हालांकि मुझे फरार होते देखकर शांतु को जुनूनी अंदाज में गोलियां चलानी चाहिए थीं। तभी मेरे जहन में क्लिक सी हुई और पूरा मामला मेरी समझ में आ गया। शांतु ने जीप से पूरे 7 फायर किए थे। बेशतर अकसाम की पंप एक्शन शॉटगन के ट्यूब की शक्ल के मैगजीन में 7 कारतूसों की ही गुंजाइश होती है। शांतु के मजीद फायर न करने की वजह यह हो सकती है कि वो इस वक्त अपनी शॉटगन के मैगजीन में कारतूस ठूंस रहा है। गोया मेरे पास अपनी जिंदगी बचाने और जवाबी हमला करने के लिए कम से कम चंद सानियों की मोहलत मौजूद है। ये इदराक होते ही मैंने ब्रेक लगाकर जीप रोक दी और फिर बिजली की तेजी से पहलू की नशिस्त पर रखी स्टेन गन उठा ली। मैंने आहनी दस्ते की जरब लगाकर विंडशील्ड तोड़ी और फिर स्टेन गन की नाल सीधी करते हुए हत्तुल इम्कान तेजी से शांतु की तलाश में नजरें दौड़ाईं। कई दरख्तों से भटकती हुई मेरी नजरें सामने लगभग 40 गज के फासले पर मौजूद एक कच्चे कोठे की छत पर पड़े सरकंडों के ढेरों पर मबजूल हो गईं। मेरी कुव्वत मुशाहिदा ने बताया कि मुझ पर वहीं से इतनी तबाहकुन फायरिंग की जा सकती है।
مجھے وہاں شانتو کی جھلک دکھائی نہ دی، تاہم مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ وہیں پوشیدہ ہے۔ میں نے آٹومیٹک موڈ پر سیٹ اسٹین گن کی نال کا رخ اپنے ہدف کی طرف کیا اور سانس رو کے انتظار کرنے لگا۔ بمشکل 4-5 ثانیوں بعد سرکنڈوں میں ہلچل ہوئی اور مجھے پہلے شانتو کا سر اور پھر بغیر دستے کے پمپ ایکشن شاٹ گن کی جھلک نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ شانتو اپنی بندوق سیدھی کر کے مجھے نشانہ بناتا، میں نے اس کے سینے کے سامنے موجود سرکنڈوں کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ اسٹین گن بری طرح جھنجھلا کر آگ اگلنے لگی۔ اس کے جھٹکوں کا تسلسل تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ سرکنڈوں کے چٹخنے کے ساتھ ہی ایک بھیانک چیخ نے اس جنگل نما مقام پر طاری سناٹے کی چادر چاک کر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے شانتو کا سر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے فائرنگ روک دی اور کچھ دیر شانتو کی طرف سے مزید کسی پیش رفت کا انتظار کیا، مگر میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ شانتو کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جیپ مزید پیچھے ہٹا کر سڑک پر سیدھی کی اور سنیتا بھون کی طرف چل پڑا۔ میں خود کو ذہنی طور پر خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے میں شانتو کا شکر گزار تھا جس نے مجھے ٹھکانے لگانے کی کوشش میں میرے سر سے وہ بوجھ ہٹا دیا تھا جس نے اس کے غائب ہونے کے بعد سے مجھے بے قرار کر رکھا تھا۔ اب میرے اندازے کے مطابق مجھے صرف پردیپ سین سے نمٹنا تھا۔ حویلی کے سامنے میری بیوک پوری استقامت کے ساتھ میری منتظر تھی۔ میں جیپ ٹھہرانے تک گہری نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہاں اس وقفے کے دوران میں بظاہر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ حویلی کا بڑا دروازہ پہلے ہی کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں پستول سنبھالے حویلی میں داخل ہوا اور برآمدے میں پہنچ گیا۔ مجھے پردیپ سین کی خوابگاہ اور میرا کمرہ مقفل دکھائی دیا۔ میں باورچی خانے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک خیال آیا اور میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر کے بعد میں کمرے کا قفل کھول چکا تھا۔ کمکما روشن کرتے ہی مجھے اپنا سوٹ کیس اور دستی بموں والا کریٹ اپنی سابقہ جگہوں پر رکھے دکھائی دیے۔ قدرے سوچ بچار کے بعد میں نے صرف اپنا سوٹ کیس اٹھانے پر اکتفا کیا۔ اپنی بیوک کے عقبی حصے میں سفری بیگ کے پہلو میں سوٹ کیس ٹھوسنے کے بعد میں ایک بار پھر حویلی میں جا گھسا۔ اس بار میرے قدموں کی رفتار خاصی تیز تھی۔ باورچی خانے میں گھسنے کے بعد میں درگا داس کے کمرے میں پہنچا۔ مجھے گودام کا دروازہ مقفل دکھائی دیا۔ اب اسے کھولنے کے تکلف کی گنجائش نہیں تھی۔ میں باورچی خانے میں آیا اور درگا داس کی بھاری بھرکم آہنی اوکھل میں استادہ کم از کم 1.5-2 سیر وزنی موسل کو اٹھایا اور کمرے میں پہنچ کر قفل پر نپی تلی ضرب لگائی۔ اچھا خاصا مضبوط دکھائی دینے کے باوجود قفل پہلی ہی چوٹ میں ٹوٹ کر کنڈی میں لٹک گیا۔ میں نے اسے اتار کر ایک طرف پھینکا۔ گودام میں بیرونی سمت کھلنے والے دروازے میں لگا قفل بھی فولادی موسل کی بس ایک ہی ضرب سہ سکا۔ میں عقبی احاطے میں پہنچا تو ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں پختہ فرش پر چلتا ہوا تیز قدموں سے زینے کی طرف بڑھا۔ بھاری بھرکم موسل اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، تاہم زینے کے دروازے پر جڑے تالے پر ضرب لگاتے لگاتے میں رک گیا۔ امکان کم صحیح لیکن اس ضرب کی دھمک پردیپ سین کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ گھاگ لفنگا چوکنا ہو جائے گا جو کسی بھی طرح میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میں اسے ہر قیمت پر اچانک دبوچ لینا چاہتا تھا، اس طرح کہ اسے اپنے دفاع کے لیے ہاتھ چلانے یا اپنے قبضے میں موجود خواتین کو کسی قسم کی ضرر پہنچانے کا موقع نہ مل سکے۔ خوش قسمتی سے مجھے زیادہ تگو دو نہیں کرنی پڑی۔ مجھے قریب ہی کھڑے ایک بار بردار ٹرک کے ڈھانچے سے ایک موٹی سی سلاخ مل گئی۔ میں نے اسے تالے کے کنڈے میں پھنسا کر جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ تالے کا کنڈا ٹیڑھا ہو کر باہر آ گیا۔ میں نے تالے کو ایک طرف پھینکا اور دروازہ کھول دیا۔ دوپہر ہونے کے باوجود زینے میں نیم تاریکی تھی اور آخری سیڑھی کے بعد برآمدہ نما راہداری بھی برقی قمقمے کی بدولت ہی روشن تھی۔ میں خاموش لیکن تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا پستول گولیاں اگلنے کے لیے تیار تھا۔ آخر سیڑھی پر پہنچ کر میں ٹھہر گیا اور نہایت اطمینان سے گردن نکال کر باہر دیکھا۔ میری قوت سماعت بھی پوری حساسیت سے کام کر رہی تھی، تاہم راہداری میں مکمل سناٹا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ مجھے دور ہی سے نظر آ گیا کہ عذرا کے قید خانے کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، البتہ رابعہ کے کمرے کا دروازہ ابھی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں کچھ ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں نے زنجیروں کی جھنکار سنی ہے۔ میں نے چونک کر اس آواز کا ماخذ تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑائیں اور پھر بائیں طرف والے کمروں کی قطار میں سے ایک دروازے پر میری توجہ مرکوز ہو گئی۔ اس کمرے کا دروازہ بند تاہم غیر مقفل تھا اور باہر کی کنڈی بھی چڑھی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بے آواز قدموں سے آگے بڑھا تو مجھے کمرے کی کھڑکی بھی نصف کھلی ہوئی دکھائی دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ پردیپ سین شاید اسی کمرے کو اپنی عیاشی کے ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، مگر یہ زنجیر کھٹکنے کی آواز کیسی ہے؟ میں آگے بڑھا اور دروازے سے کان لگا دیے۔ مجھے اندر سے بات کرنے کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔
البتہ چھت والا پنکھا چلنے کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنا اندازہ مزید درست لگا۔ میں نے پستول پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دروازے کے کواڑ دھیرے سے اندر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تبھی مجھے ایک بار پھر زنجیروں کی کھنک سنائی دی۔ اس بار آواز زیادہ واضح تھی۔ میں نے دائیں طرف ہٹ کر موٹی سلاخ والے جنگلے کے اندر کھڑکی کے کواڑوں کے درمیانی خلا سے جھانکا۔ مجھے سامنے تبیز قالین پر کئی گاؤ تکیے دھرے دکھائی دیے، جن کے ساتھ ولایتی شراب کی ایک خالی اور ایک آدھی بھری ہوئی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک تشت میں سوڈے کی 2 خالی بوتلیں اور 3 پلیٹوں میں کچھ بچا ہوا کھانا دکھائی دیا۔ میں نے نظریں گھمائیں، لیکن دائیں طرف دیکھنے میں کھڑکی کا کواڑ حائل تھا۔ میں نے کھڑکی دھیرے دھیرے کھولنے کے ارادے سے دائیں کواڑ پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران میں میرے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے اب ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ خراٹے بھی میرے لیے غیر مانوس نہیں تھے۔ میں کتنی ہی راتیں پردیپ سن کی خوابگاہ میں یہ کریح آوازیں بھگت چکا تھا۔ عین اسی وقت مجھے خاصے زور سے زنجیروں کی کھنکھناہٹ سنائی دی۔ اس بار اتنے قریب سے آواز آئی تھی کہ میں چونک پڑا اور بوکھلاہٹ میں کواڑ پر میرے ہاتھ کا دباؤ اچانک بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کواڑ تیزی سے پیچھے ہٹا اور زور سے دیوار کے کونے سے ٹکرایا۔ زور کی آواز پیدا ہونے سے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری ذرا سی غلطی نے پردیپ سن کو ہوشیار کر دیا اور اسے بے خبری میں دبوچنے کا میرا ارادہ مٹی میں مل گیا۔ میں ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے ایک گرجدار غصیلی نسوانی آواز سنی۔ کوئی تیلگو میں بری طرح ڈانٹ رہا تھا۔ میں لمحے بھر میں پہچان گیا، وہ سرسوتی ہی تھی۔ اس کے غیظ و غضب سے دہکتے الفاظ میں مجھے صرف درگا داس کا نام سمجھ میں آیا۔ جہاں مجھے سرسوتی کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر خوشی ہوئی، ساتھ ہی جھنجھلاہٹ بھی ہوئی۔ کھڑکی کا پٹ ٹکرانے سے پردیپ سن کی آنکھ نہیں کھلی ہوگی تو درگا داس کو لتاڑنے کے چکر میں اب کھل جائے گی۔ میں نے اضطراب کے عالم میں سرگوشی کی، سرسوتی یہ میں ہوں، سپرو شور نہ مچاؤ۔ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ کمرے میں بدستور پردیپ سن کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ بالآخر کمرے میں زنجیر کھنکنے کی دھیمی دھیمی آواز پھر سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے مجھے کھڑکی کے بہت قریب سے سرسوتی کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ سپرو جی آپ آ گئے۔ سرسوتی کی آواز ہیجان اور جذبات سے لرز رہی تھی۔ پھر اس نے قدرے بلند آواز میں کہا، مجھے یقین تھا آپ ہی مجھے رہا کروانے یہاں آئیں گے، مگر وہ ہمارے صاحبزادہ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سب بتاتا ہوں، لیکن آپ اپنی آواز ہلکی رکھیں، یہ خبیث جاگ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ لہجے میں ہنسی، بولی نہیں، یہ اپنے شکار یعنی میرے انتظار میں رات بھر جاگتا اور پیتا رہا ہے، اور میرے پہنچنے کا اطمینان کر لینے کے بعد مطمئن ہو کر سویا ہے۔ اب یہ رات تک ہی جاگے گا۔ اس درندے کا ارادہ ہے کہ رات بھر پھر مجھ سے زور زبردستی کرے گا، اور اپنی گھٹیا فطرت کو تسکین دینے کے لیے اس نے مجھے بے لباس کر کے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اچانک وہ چونک کر بولی، ہے بھگوان، میں تو بھول ہی گئی، اس شیطان کے چمچوں نے مہیپال کو گولی مار دی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بھگوان نہ کرے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ شدید زخمی ہے، مگر میں اسے ڈاکٹر سبھارتو کی نگرانی میں اسپتال پہنچا کر آیا ہوں۔ اوپر والے نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اس نے چونک کر کہا، ڈاکٹر سبھارتو بینرجی؟ پھر تو سچ مچ مہیپال جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گوٹی کے سب سے اچھے ڈاکٹر اور سرجن ہیں۔ ریٹائر ہونے سے پہلے وہی سرکاری ہسپتال کے انچارج تھے۔ میں نے مطمئن لیکن بدستور دھیمے لہجے میں کہا، مہیپال کی خوش قسمتی ہے۔ آپ یہ بتائیں، کیا آپ دروازے کی کنڈی اندر سے کھول سکتی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے مایوس لہجے میں کہا، نہیں، زنجیر چھوٹی ہے، ویسے بھی اس حالت میں میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ میں نے پوچھا، آپ کی زنجیر میں جڑے قفل کی کنجی پردیپ سن کے پاس ہی ہے نا؟ سرسوتی نے کہا، ہاں، مسہری کے سرہانے لٹکے کرتے کی جیب میں۔ میں نے کہا، آپ ایک طرف ہٹ جائیں، میں کھڑکی پوری کھول کر پردیپ سن کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ پورے کھول دیے۔ میں نے دیکھا پردیپ سن کا سیاہ سانڈ جیسا نیم برہنہ بدن بھاری بھرکم مسہری پر پسرا ہوا ہے۔ وہ گہری نیند میں بے سدھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا کھڑکی سے فاصلہ کم از کم 10-12 فٹ رہا ہوگا۔ صورتحال کے تجزیے سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ پردیپ سن خود سرسوتی کی زنجیر کھول کر اسے رہا کرے، لیکن وہ اپنی مرضی سے بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ اسے ڈرا دھمکا کر مجبور کرنا پڑے گا یا کوئی جھانسا دے کر، لیکن اس سے پہلے اسے جگانا ضروری ہے، وہ بھی ایسے طریقے سے کہ اسے کسی گڑبڑ کا شک نہ گزرے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ بالآخر میں ایک سرسری خاکے پر پہنچ گیا۔ میں نے دھیمے لہجے میں سرسوتی کو مخاطب کیا، آپ نے ابھی تک ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا؟ اس نے ناراضی بھرے لہجے میں کہا، نہیں، یہ سور مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے غصے میں انکار کر دیا۔ میں نے کہا، پھر تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی،
ऐसा करें, आप शोर मचाकर इसे जगाएं और कहें कि आपको भूख लगी है। सरस्वती ने कहा, मगर खाना तो मेरे करीब ही मेज पर रखा है, नायलॉन के जग में पानी भी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हमें इन्हीं मुश्किल हालात में से रास्ता निकालना है। जरा गौर से सुने और मैं आपको जो कुछ समझा रहा हूँ उसे ज़हन नशीन कर लें। ऊपर वाले ने चाहा तो आप कुछ ही देर में आजाद होंगी और ये शैतान अपने अंजाम को पहुंचने के लिए हमारे रहम करम पर होगा। मैंने कुछ ही देर में सरस्वती को मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में समझा दिया कि उसे क्या करना है। वो न सिर्फ मेरा मंसूबा समझ गई बल्कि उसने उसे काबिल अमल भी तस्लीम किया। मैंने खिड़की को पहली तरह नीम वा कर दिया और फिर कान लगाकर कमरे के अंदर से आने वाली आवाजें सुनने लगा। सरस्वती ने प्रदीप सेन को जोर से पुकारा। उसने कुछ ठहर कर इंतजार किया मगर कोई रद्द अमल न पाकर वो हलक फाड़ कर चीखी। मुझे लगा कि प्रदीप सेन मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर खामोश हो गया है। इस पर सरस्वती एक बार फिर बुरी तरह चिंखाड़ी और प्रदीप सेन को यके बाद दीगरे कई बार पुकारा। फिर अंदर से पानी का जोरदार छपाका सुनाई दिया। अगले ही सानिये में प्रदीप सेन की जवाबी चिंखाड़ सुनाई दी। वो तेलुगु में गालिबन सरस्वती को मुगल्लजात से नवाज रहा था। इस पर सरस्वती ने उस पर शिद्दत से जवाबी जबानी हमला किया कि प्रदीप सेन की बोलती बंद हो गई। सरस्वती के चुप होने पर वो बोला तो नींद खराब होने और नशा टूटने की झुंझलाहट उसके लहजे से गायब हो चुकी थी। जवाब में सरस्वती ने भी निस्बतन नरम लहजे में कुछ कहा। प्रदीप सेन और उसके दरमियान थोड़ी सी बहस हुई और फिर गालिबन उसने सरस्वती की बात मान ली। मैंने जंजीर की छनकार सुनी। फिर सरस्वती ने लगभग डपट कर कुछ कहा जिसके जवाब में प्रदीप सेन ने खबीसाना हंसी के साथ कुछ कहा। इस पर गालिबन सरस्वती ने एक बार फिर उसे गालियों से नवाजा मगर वो बदस्तूर हंसता रहा। फिर चंद सानियों के लिए वो दोनों खामोश हो गए। अलबत्ता कमरों में कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर सरस्वती ने कुछ कहा और मैंने कदमों की आवाज सुनी। यही वो मरहला था जब मैंने खिड़की के किवाड़ों के दरमियानी खला से कमरे में झांका। मैंने देखा कि सरस्वती कमरे के अकबी गलियारे की तरफ बढ़ रही है। उसके हाथ पांव जंजीरों से आजाद थे और वो उस वक्त पूरे लिबास में थी। उसके 3-4 कदम पीछे प्रदीप सेन चल रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा काला पिस्तौल था। वो अभी तक कुर्ते से महरूम था। मैंने पलक झपकते में उसे निशाना बनाने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का सोचता, वो सरस्वती के पीछे पीछे गलियारे में दाखिल हो गया। मैंने अपने पिस्तौल की नाल खिड़की की चौखट पर टिका दी और उसका रुख गलियारे की तरफ करके हत्तुल इम्कान सुकून और तहम्मुल से उन दोनों का इंतजार करने लगा। मैं जानता था कि दुरुस्त निशाना साधने के लिए मेरे पास बस 1-2 सानियों की मोहलत होगी और मुझे प्रदीप सेन की उस तरफ तवज्जो मबजूल होने से पहले उसे निशाना बनाना होगा। इस दौरान में अगर सरस्वती की नजर मेरी तरफ उठ जाती तो ये वक्फा मजीद कम हो जाता, जबकि मुझे खुद सरस्वती को भी गोली की जद पे आने से बचाना था। हर गुजरते लम्हे के साथ आसाबी तनाव बढ़ रहा था। बिलाखिर मुझे गलियारे की तरफ से सरस्वती की झलक नजर आई। खुदा जाने जानबूझकर या इत्तेफाकन उसने गलियारे से निकलते हुए ठहर कर प्रदीप सेन को खुशगवार लहजे में कुछ कहा। जवाब में प्रदीप सेन ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। इस दौरान में वो 2 बातें करते हुए सरस्वती से आगे निकल आया। ऐन उसी वक्त सरस्वती गलियारे में मुड़ गई। मेरा दिल तेजी से धड़का। प्रदीप सेन ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की बल्कि वहीं ठहर कर इंतजार करने लगा। वो गलियारे की तरफ देख रहा था और उसके पिस्तौल की नाल का रुख फर्श की जानिब था। मुझे इससे ज्यादा साजगार मौका कहाँ मिल सकता था। मैंने खूब ताक कर निशाना साधा और निहायत नरमी से लबलबी खींच दी। कमरे की बंद फजा में जबरदस्त धमाका गूंजा जिसे प्रदीप सेन की भयानक चीख ने मजीद दहशतनाक बना दिया। गोली ने मेरी मंशा के ऐन मुताबिक प्रदीप की कलाई और पंजे के जोड़ के परखचे उड़ा दिए थे। पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकलकर दीवार के करीब कालीन पर जा गिरा था और अब वो अपने बाएं हाथ से दाईं कलाई जकड़े मुसलसल चीखते हुए दर्द से जमीन पर बल खा रहा था। इस दौरान में सरस्वती भी लगभग दौड़ती हुई वापस लौट आई। उसके चेहरे पर जोशो है जान की सुर्खी थी। उसने पहले प्रदीप सेन और फिर मेरी तरफ देखा। उसके साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ऐन उसी वक्त मैंने आवाज लगाई, जल्दी से दरवाजा खोले मोहतरमा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी सरजनिश सुनकर सरस्वती चौंकी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐन उस वक्त मैंने प्रदीप सेन को अपनी बेपनाह अजियत फरामोश करके सर उठाकर मेरी तरफ नजरें उठाते देखा। मैंने उसकी आंखों में यकायक खौफ की हल्दियां उमड़ते देखी। दरवाजा खोलते ही मैं बदस्तूर प्रदीप सेन को निशाना बनाए आगे बढ़ा और दीवार के पास पड़ा उसका पिस्तौल उठा लिया। वो इतालवी साख्त का 9 मिलीमीटर कैलिबर का बरेटा था, जिसे बहुत से लोग दुनिया का सबसे उम्दा पिस्तौल भी करार देते हैं। पिस्तौल की हालत बता रही थी कि शायद उससे आज तक 50 गोलियां भी न चलाई गई होंगी। मैंने अपना पिस्तौल सरस्वती को थमाते हुए कहा, ये गोली चलाने के लिए तैयार है।
اس کی खोपड़ी का निशाना लो और अगर ये जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करे तो इसका भेजा उड़ा दो। सरस्वती ने दोनों हाथों से मजबूती से पिस्तौल थामते हुए पुरएतमाद अंदाज में तायद में सर हिलाया। उसके हाथों में किसी किस्म की लर्जिश न पाकर मैंने एक नजर घुटने मोड़कर कालीन पर ढेर प्रदीप सेन पर डाली और फिर मुतमईन होकर उसके पिस्तौल की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके मैगजीन में पूरी 15 गोलियां मौजूद थीं। मैंने आगे बढ़कर प्रदीप सेन के कुर्ते की जेबें टटोली। मुझे उसकी जेबों से तो नहीं, अलबत्ता तकिए के नीचे से बरेटा का एक और लोडेड मैगजीन मिल गया। तकिए के नीचे उसका फूला हुआ बटवा और चाबियों का गुच्छा भी हाथ लगा। मैंने चाबियां उठाते हुए सरस्वती को मुखातिब किया, आप इस पर नजर रखें, मैं अजरा और राबिया को आजाद करवा कर लाता हूँ। सरस्वती ने पिस्तौल का रुख बदस्तूर प्रदीप सेन की खोपड़ी की तरफ रखते हुए अस्पात में सर हिलाया। मैं तेज कदमों से अजरा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और 2 ही मिनट में उसे आजाद करवाने और सब कुछ समझाने के बाद उसे साथ लिए राबिया के पास पहुंचा। अजरा ने अपने हाथों से दरवाजा खोलकर राबिया को आजादी की खुशखबरी सुनाई तो वो फरते मुसर्रत से नीम दीवानी हो गई। मैं लहजे में सख्ती लाकर उन्हें खतरे का एहसास न दिलाता तो जाने कब तक वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोती रहती। अचानक राबिया ने अपनी बहन से अलग होकर मेरी तरफ देखा, बोला, वो शैतान प्रदीप सेन कहाँ है? मैंने कहा, फिक्र न करो, यूं समझो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। राबिया ये सुनकर जल्दी से अपनी मसहरी के सरहाने की तरफ गई। वो वापस लौटी तो उसके हाथ में पिस्तौल मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख कर कहा, तो फिर उसकी मौत मेरे हाथों होगी। मैं आपको आपकी सबसे प्यारी हस्ती का वास्ता देती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश रद्द मत कीजिएगा। उस वक्त मुझे उसकी खूबसूरत आंखों में किसी पेशावर जल्लाद की सी सफाकी नजर आई। इससे पहले कि मैं उसकी तायद करता, अजरा ने सर्द लहजे में कहा, मुझे पता है तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत से मजबूर होकर उस दरिंदे को अपने हाथों से जहन्नम रसीद करना चाहती हो मेरी बहन, मगर मेरी नजर में वो फौरी मौत का मुस्तहिक नहीं है। चंद लम्हों की तकलीफ और फिर किस्सा पाक, ये तो उसके शैतानी आमाल की बहुत मामूली सजा होगी। उसने पहले राबिया और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी बात मेरी मर्जी के खिलाफ थी, ताहम मैंने उसे बोलने दिया। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि ये तवील उम्र गुजारे, लेकिन इसकी जिंदगी इतनी अजियत और बेबसी से भरपूर हो कि लोग इसे देख देख कर इबरत हासिल करें। हो सकता है इसे देख कर कोई जालिम ऐसे मजालिम से बाज आ जाए। मैंने कहा, इसका फैसला बाद में हो जाएगा, पहले वहां चलें तो सही। हम तीनों प्रदीप सेन की इशरत गाह में दाखिल हुए तो वो सर झुकाए बदस्तूर अपना दायां हाथ थामे पड़ा हुआ था, जबकि सरस्वती जोर जोर से उसे कुछ कह रही थी। मैंने पूछा, खैरियत तो है सरस्वती जी? सरस्वती ने हंसते हुए कहा, मुझसे सौदेबाजी की कोशिश कर रहा था टुंडा, कह रहा था कि मैं उसके साथ मिल जाऊं तो मुझे अपनी मलिका बनाकर रखेगा। इसकी तो वो यकीनन बहुत भारी भरकम गालियां प्रदीप सेन की तरफ लुढ़काना चाहती थी, मगर दोनों लड़कियों को मेरे साथ देखकर खामोश हो गई। मैंने देखा कि प्रदीप सेन ने महज चंद लम्हों के लिए अजरा और राबिया की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। वो दोनों खूनी नजरों से उसे घूर रही थी। मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं राबिया अपने हाथ में पिस्तौल उसके सुअर जैसे जुस्से पर खाली न कर दे, मगर वो इस बार भी मेरी तवक्को से ज्यादा समझदार निकली। वो मेरी मंशा के बगैर ऐसी कोई हरकत करके मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं इस दौरान में मुसलसल गहरी नजरों से प्रदीप सेन का जायजा ले रहा था। वो अब भी मुसलसल कराह रहा था, ताहम यूं लग रहा था कि उसके जख्म से खून का बहाव कम हो गया है। वो पूरी तरह होशो हवास में था और इस हालत में भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर मेरे अंदाजे से ज्यादा सख्त जान साबित हो रहा था। मुझे जल्द अज जल्द ये किस्सा खत्म करके इन मजलूम खवातीन समेत वहां से निकल जाना चाहिए था, मगर मेरा फितरी जज्बा इफ्तिखार मुझे उस पर जताने के लिए उकसा रहा था कि मैंने उसके राजपाट और उसकी पालतू फौज का क्या हशर किया है। उसके इस जाहिरी इत्मीनान की वजह भी शायद यही रही होगी कि ये मेरी इस कामयाबी को आर्जी समझ रहा है। इसे यकीन है कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा, इसके लड़ाके हम सबको भून कर रख देंगे। मुझे प्रदीप सेन की इस खुशफहमी पर बेसाख्ता हंसी आ गई। मैंने उसे मुखातिब करके अंग्रेजी में कहा, मैं तुम्हारे इत्मीनान की वजह जानता हूँ मिस्टर प्रदीप सेन। तुम यही समझ रहे हो ना कि तुम्हारे बंदूक बरदार चमचे बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले होंगे। वो हमारा काम तमाम करके तुम्हारी बादशाहत बहाल कर देंगे। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन चौंका, ताहम उसने कुछ कहने की बजाय फटी फटी सी नजरों से मुझे देखने पर इक्तिफा किया। मैंने उसकी हालत पर हंसते हुए कहा, अगर तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। जरा ये सोचो कि तुमने फाटक पर तैनात शांतुराम और उसके चमचों को सख्ती से हुक्म दे रखा था कि किसी को सुनीता भवन के अहाते में दाखिल नहीं होने देना है। उसके बाद तुम्हारा खास चमचा दुर्गादास भी मुझे हरगिज हवेली में दाखिल न होने देता। इस सब के बावजूद मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? चलो मैं बता देता हूँ। शांतुराम, तुलसी, सदाशिव और दुर्गादास,
वो चारों नर्क की सैर को रवाना हो चुके हैं। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन की आंखें खौफ से फैल गईं। उसे अपने हवास यकजा करने में कुछ देर लग गई। बिलाखिर उसने हकलाते हुए रुक रुक कर नहीफ लहजे में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है और तुमको सुनीता भवन के इस हिस्से का किसने बताया? मैंने इस बार संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे इन सब सवालों का एक ही जवाब है प्रदीप सेन। तुमने जो अंधेर मचा रखा था उसका कोई अंत तो होना ही था, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारे ही दोस्तों के जरिए मुझे यहाँ भेज दिया और मुझे तुम्हारे सारे काले करतूतों से भी आगाह कर दिया। इन मजलूम बहनों के यहाँ कैद होने का मुझे महज इत्तेफाकन पता चला और मैंने तुम्हें अंजाम तक पहुँचाने का फैसला कर लिया। ये भी तुम्हारी बदकिस्मती ही है कि तुमने कल रात सरस्वती को उठवा लिया, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शायद चंद दिन और आगे बढ़ जाती। वो बमुश्किल कह सका, इसका मतलब है तुम जानबूझकर यहाँ ठहरे थे। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर तुम इस उम्मीद में बातों को तूल दे रहे हो कि राजशेखर हमारा तिया पांचा करने के लिए अपनी हथियारबंद फौज के साथ यहाँ पहुँचने ही वाला है, तो अपने अरमानों पर आंसू बहा लो। वो सब भी मौत के घाट उतर चुके हैं, बल्कि तुम्हें पता है उनमें से एक तो सरस्वती जी की हवेली पर ही मारा जा चुका है। ये सुनते ही प्रदीप सेन का चेहरा यकलख्त सफेद पड़ गया। यूं लगा जख्म लगने के बाद बच रहने वाला सारा खून एक साथ नुचड़ गया हो। मैंने उसके जिस्म पर लर्जा तारी होते देखा। मैंने जो कुछ कहा वो उन तीनों खवातीन की समझ में भी आ गया था और उनके चेहरों पर भी हैरानी के आसार नुमाया थे। तभी सरस्वती ने सरगोशियाना लहजे में मुझसे कुछ कहा। बोली, अब इस गंदे सुअर का क्या करना है? उसकी बात अजरा और राबिया ने भी सुन ली थी। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैंने सोचा था कि इसे मसहरी से जकड़ूंगा और फिर शराब से तितर बितर करके आग लगा दूंगा, मगर अजरा बजिद है कि इसे इतनी आसानी से और जल्दी हलाक कर देना तो कोई सजा नहीं होगी। ये सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए जिंदा रखना चाहती है। मेरी बात पूरी होते ही अजरा ने लरसती हुई धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि ये अपने हाथ पैरों से महरूम होकर घिसटते हुए बाकी सारी जिंदगी गुजारे। आपने इसका दायां हाथ पहले ही नाकारा कर दिया है, सरस्वती जी बाएं हाथ पर। मैंने उसकी बात काट कर कहा, सरस्वती जी वक्त तेजी से निकल रहा है, जल्दी से आगे बढ़ें और इसकी बाईं कलाई भी नाकारा कर दें। फिक्र न करें, इसने मजाहमत की तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसके साथ ही मैंने आगे बढ़कर प्रदीप सेन का बर्राटा उसकी कनपटी पर टिका दिया। वो उस वक्त बुरी तरह लरज रहा था और गोया मौत के पसीने में नहा रहा था। मैंने उसके कान में सरगोशी की, कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो प्रदीप सेन, तुम मौत के हकदार हो, मगर यहाँ तुम्हें जिंदगी का तोहफा देने की ख्वाहिशमंदों की तादाद ज्यादा है। वो जवाब में कराहता रहा। इस असना में पिस्तौल बरदार सरस्वती भी मेरे पास पहुंच चुकी थी। तभी मैंने बर्फीले लहजे में प्रदीप सेन को मुखातिब किया, अगर अपनी खोपड़ी में छेद करवाने से बचना चाहते हो तो अपना बायां हाथ कालीन पर फैलाओ। मेरी बात सुनकर वो चौंका और हकलाते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने नर्म लहजे में कहा, कुछ नहीं सेठ जी, बस सरस्वती जी तुम्हारी बाईं हथेली की लकीरें देखकर तुम्हारी किस्मत का हाल जानना चाहती हैं। चुपचाप अपनी हथेली खोलकर कालीन पर टिका दो, वरना। मेरे लहजे में मौत की यकबस्तगी थी। प्रदीप सेन के लिए हमारे इरादे भांपना मुश्किल न था, लिहाजा मेरा हुक्म मानने की बजाय वो वावेला करने लगा। इस पर मैंने उसकी दाईं रान पर जोर की ठोकर मारी। उसने हाय का नारा लगाकर बाएं हाथ से चोट वाली जगह दबा ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि सरस्वती मौके की ताक में है। प्रदीप सेन ने जैसे ही रान पर हाथ रखा, वो चील की तरह झपटी और पिस्तौल की नाल उसकी बाईं कलाई पर रखकर बेदरेख गोली दाग दी। कमरे में एक और धमाका और प्रदीप सेन की चीख गूंजी, मगर इस बार वो इतने अजियतनाक अंदाज में चिल्लाया था कि रूह लरस कर रह गई। मुझे इस गैर मामूली कर्ब की वजह भी फौरन ही मालूम हो गई। पिस्तौल की हलाकत खेज गोली प्रदीप सेन की बाईं कलाई के परखचे उड़ाते हुए रानों के संगम में हसास तरीन मकाम पर जाकर पैवस्त हुई थी। नतीजतन अब वो नीम बिस्मिल बकरे की तरह तड़पते हुए बुरी तरह टकरा रहा था। खुदा जाने तीनों खवातीन इस नई पेशरफ्त को किस हद तक समझ पाई थी। ताहम मैं अब बखेड़े को तूल देना नहीं चाहता था। मैंने तेजी से आगे बढ़कर एक गोली प्रदीप सेन के दाएं घुटने और दूसरी बाएं घुटने के जोड़ पर मारी और फिर उसे वहीं चिंगाड़ता छोड़कर सरस्वती और दोनों लड़कियों से कहा, आपको अपनी कोई अहम चीज साथ लेनी है तो आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। तीसरे मिनट में हम यहाँ से रवाना हो चुके होंगे। ताहम उन तीनों ने एक साथ नफी में सर हिला दिया। इस तरह इंतहाई कीमती वक्त बच गया और हम प्रदीप सेन को वहीं शिद्दत दर्द से चिंगाड़ता डकराता छोड़कर वहां से चल पड़े। सुनीता भवन के बरामदे में पहुंचकर मैंने चंद सानियों तक ठहर कर जहन दौड़ाया कि मैं यहाँ अपने मतलब की कोई चीज भूल कर तो नहीं जा रहा। मेरा बड़ा सूटकेस और सफरी बैग ब्यूक में है। मेरा सारा अनमोल असासा उनमें ही है।
दस्ती बमों का क्रेट साथ ले जाने का इरादा मैं पहले ही तर्क कर चुका था, क्योंकि ये लालच मुझे आगे बहुत महंगा पड़ सकता था।